चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अपने इस कोर्स में आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट PYQs को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। क्या इसमें यंत्रवत याद कराया जाता है? जी नहीं दोस्तों। बाल विकास में जब कभी भी कोई ऑप्शन ऐसा दिख जाए जिसमें बच्चों को याद करने पे, कंठस्थ करने पे जोर दिया जा रहा हो तो उसको आप फ़ौरन गलत मानिएगा। और स्पेशली अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो बच्चों को याद कराने पे बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन तथा वर्गीकरण करना। तो दोस्तों चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम बच्चों का क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं कि ये बच्चा तेज़ है, ये मंद बुद्धि का है और ये सामान्य बालक है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता ये नहीं है कि हम बस अपनी किताब पे ही डिपेंड रहें, बल्कि क्या है हम बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको प्रमुखता दें। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? टीचर क्लासरूम में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? जेंडर पक्षपात कर रहा है, जेंडर बायस कर रहा है। दोस्तों जेंडर बायस के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी टीचर क्लासरूम में ये कहे कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो ये एग्जाम्पल है जेंडर बायस का। अगर टीचर कहे कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो ये भी जेंडर बायस है। क्लासरूम में टीचर कहे कि सामान्य रूप से बच्चे गणित में बच्चियों से तेज होते हैं, यानी कि बॉयज गर्ल से मैथ में तेज होते हैं, अगर टीचर ऐसा कह रहा है तो ये भी क्या है? जेंडर बायस है। तो जेंडर बायस यानी कि जेंडर पक्षपात होता है, आपने समझ लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया अपना, वो क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जबकि वाइगोस्की ने अपना जो सिद्धांत दिया वो कौन सा दिया? वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। और इसमें बच्चों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव की बात हो रही है, तो इसलिए जो हमारा सही जवाब होगा वो लेव वाइगोस्की का होगा। क्योंकि लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में, उनका जो सिद्धांत था सामाजिक विकास का सिद्धांत, उसमें उन्होंने 3 चीज़ों पे महत्व दिया। पहला समाज, और दूसरा जो है वो संस्कृति, और तीसरी भाषा। यानी कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है क्वेश्चन में, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया। अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो दोस्तों जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं उन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और उसमें जो नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई वो 6 बताई और स्तर उन्होंने बताए 3। पहला जो स्तर उन्होंने बताया वो था प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जिसको हम लोग हिंदी में एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा जो स्तर उन्होंने बताया रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जिसका दूसरा नाम परंपरागत नैतिकता स्तर है। और तीसरा इन्होंने स्तर बताया उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको हम लोग उत्तर परंपरागत नैतिकता स्तर या आत्म आंगीकृत नैतिकता स्तर कहते हैं।
अगर मैं पहले स्तर की बात करूं यानी कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर की, तो ये 4 से 10 साल तक होता है, 4 से 10 साल तक होता है। जबकि जो दूसरा होता है रूढ़िगत नैतिकता स्तर, ये आपका 10 से 13 साल तक होता है। जबकि जो तीसरा स्तर होता है वो आपका 13 से लेकर के और ऊपर तक होता है, यानी कि 13 से ऊपर तक का जो स्तर होता है वो आपका उत्तर नैतिकता स्तर होता है। तो ये 3 स्तर कोलबर्ग ने बताए, लेकिन इन्होंने जो स्टेजेस बताएं, अवस्थाएं बताई, वो 6 बताई। पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था, तीसरी प्रशंसा की अवस्था, चौथी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, और पांचवी सामाजिक समझौते की अवस्था, और छठी विवेक की अवस्था। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कोलबर्ग के अनुसार जो एक चारों में से कौन सी एक अवस्था है जो कि उन्होंने दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसको हम लोग सामाजिक समझौते की अवस्था भी कह सकते हैं। तो सामाजिक अनुबंधन का जो अभिन्यास है यही कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों, जो बच्चा लंबे लंबे निबंधों को जल्दी से रट लेता है, ज़रूरी नहीं कि वो बुद्धिमान है, उसकी रटंत क्षमता ज़्यादा है लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान बच्चे की जो लक्षण हैं वो क्या हैं? वो परवाहपूर्ण और उचित तरीके से वो कम्युनिकेशन करने की क्षमता रखता हो, वो अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता रखता हो। कोई भी चीज़ जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में अगर बच्चा सोच रहा है तो वो क्या है? बुद्धिमान है। और वो नए परिवेश में अपने आप को आसानी से ढाल लेता है, समायोजित कर लेता है, तो भी वो बुद्धिमान बच्चा कहलाएगा। जबकि लंबे लंबे निबंधों को रटने की क्षमता रखने वाला बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जिसको हम लोग CCE कहते हैं, ये किस पर बल देता है। तो दोस्तों, जो CCE है ये सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण को बल देता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका जो संप्रदाय है। सबसे पहले वाटसन की बात करें तो क्या वाटसन ने व्यवहारवाद दिया? बिल्कुल, वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। तो ये वाला जो है वो बिल्कुल सही युग्म है। जॉन डेवी क्या संरचनावाद दिया? जी नहीं दोस्तों, संरचनावाद के जो जनक हैं विलियम वुंट हैं। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा दिया था और ये प्रयोजनवाद से संबंधित थे, इसलिए ये जो गलत होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ये युग्म सही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इसलिए ये युग्म सही है। मैक्स वर्दिमर जो हैं वो गेस्टाल्टवाद के जनक हैं, इसलिए ये भी आपका सही है। गेस्टाल्टवाद के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना जर्मनी में 1912 में हुई। इसके जो जनक थे वो मैक्स वर्दिमर थे, और मैक्स वर्दिमर के 2 साथी थे, कर्ट कोफका और अल्फगैंग कोहलर। कोहलर यही थे जिन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग करके। तो यहाँ पे इन चारों में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे जॉन डेवी का जो संरचनावाद के साथ दिया है ये गलत है, क्योंकि जॉन डेवी जो है वो प्रयोजनवाद से संबंधित हैं और प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। अगला सवाल कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो दर्शाते हैं। क्लासरूम में कोई भी बच्चा फेल हो गया तो वो क्या दर्शाता है? क्या वो अपनी असफलता को दर्शाता है, स्कूल की असफलता को दर्शाता है, या फिर परिवार की असफलता को, या फिर समाज की असफलता को? तो दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा फेल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल फेल हुई, व्यवस्था फेल हुई, सिस्टम फेल हुआ। ज़रूर सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी, स्कूल ने उसको सही से पढ़ाया नहीं, इसीलिए बच्चा फेल हुआ। तो बच्चा फेल होता है तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट पिछले साल पूछे गए प्रश्न जो कि सीटेट में पूछे गए थे, और
आगामी परीक्षा सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की परीक्षा की बात करें, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।